सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, मुल्की सियासत की ताज़ा तरीन सूरत हाल की अगर बात करें तो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में हमने ये देखा कि जो सूरत हाल रही और 5 शख्सियात जो कि निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहीं। अब जबकि छठा निगरान वज़ीर आज़म मौजूदा वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसाक डार को बनाने का फैसला मुस्लिम लीग नून की तरफ से किया गया है और नून लीग की तरफ से यह दावा किया गया है कि इसाक डार पर तमाम जमातें और अपोजिशन भी इत्तेफाक कर लें तो वो निगरान वज़ीर आज़म बन सकते हैं। मुस्लिम लीग नून तो इसाक डार को निगरान वज़ीर आज़म लाना चाहती है, मगर खबरें ये हैं कि हुकूमत इत्तेहादी जमातें इस नाम पर मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। PDM की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने इसाक डार के नाम की मुखालफत की। सिर्फ यही नहीं बल्कि हुकूमती इत्तेहादी MQM को भी इसाक डार के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जबकि इत्तेहादी हुकूमत में दूसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी उसने भी इसाक डार के नाम पर इत्तेफाक होने की खुलकर तरदीद कर दी। बल्कि अभी कुछ देर पहले एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर कोई इत्तेफाक नहीं किया, ना ही कोई नाम दिया। अगर ये कहा जाए कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर हुकूमत इत्तेहाद में इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं तो शायद ये गलत नहीं होगा। निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा ये तो वक्त ही बताएगा, मगर कानूनी नुकात पर अगर नज़र डाली जाए तो इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 230 के तहत निगरान हुकूमत महदूद किरदार अदा कर सकती है। निगरान वज़ीर आज़म बड़े और अहम फैसले नहीं कर सकता। निगरान हुकूमत सरकारी मामला चलाने के लिए सिर्फ रोज़मर्रा के मामूलात को निपटा सकती है और हुकूमत की तरफ से निगरान वज़ीर आज़म को बाइख्तियार बनाने के लिए इलेक्शन एक्ट की इस शिक यानी कि 230 में भी तरमीम के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी गई है। अगर ये तरमीम कर ली गई तो निगरान वज़ीर आज़म को अहम मामलात पर फैसला साजी का इख्तियार मिल जाएगा। शायद ये ही वो अहम नुक्ता है जिस पर PDM की और दीगर जमातों की शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर निगरान वज़ीर आज़म को इख्तियारात मिल गए तो क्या वो दीगर सियासी जमातों के लिए सियासी खतरे का बाइस नहीं बनेंगे? इलेक्शन एक्ट की शिक 230 में तरमीम के लिए कानून क्या कहता है? क्या इलेक्शन एक्ट की शिक 230 में तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी अगर राजी हो जाए और अगर ऐसा हो गया तो निगरान सेटअप फिर कब तक बरकरार रहेगा? क्या निगरान वज़ीर आज़म इख्तियार मिलने के बाद इंतखाबात का मामला 60 या 90 रोज़ के बजाय महीनों या फिर 1 साल तक भी आगे जा सकता है? इसी पर बात करने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। राना साहब, क्या मुशावरत हुई? आपकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी हो गई, JUI हो गई, फिर MQM, 3 रुकनी कमेटी जो मुशावरत कर रही है, ये इसाक डार का नाम वाकई फाइनल हो चुका है आपकी तरफ से? देखें, जो आईनी सूरत हाल है वो तो बड़ी सिंपल है कि प्राइम मिनिस्टर ने और ऑपोजिशन लीडर ने अपने अपने नाम जो है वो एक दूसरे से शेयर करने और फिर कंसेंसस के साथ केयर टेकर का जो वजीर आजम है उसकी सिलेक्शन जो है वो होगी। लेकिन क्योंकि ये कोalition हुकूमत है और हम समझते हैं कि जितने भी कोalition पार्टनर्स हैं उनका हक है कि वो अपने नाम दें, तजावीज़ करें, और इसके अंदर मियां नवाज शरीफ जो हैं वो PDM के जो सरबरान हैं मुख्तलिफ जमातों के, उनके साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके हमारी जमात की तरफ से जो तजावीज़ हैं वो हम आगे देंगे। अच्छा। अभी ये चीज़ अंडर प्रोसेस है। अच्छा। बिल्कुल, हमने अपनी तरफ से कुछ नाम दिए और वो जो बहस है या जो डिबेट है या जो कंसेंसस तक पहुंचने का जो सफर है वो जारी है। अभी ये चीजें तो आगे बढ़ेंगी और जो जिस पे कंसेंसस हुआ फिर वो नाम जो है वो आगे ऑपोजिशन लीडर के साथ डिस्कस किए जाएंगे। और उसकी राना साहब, तो फिर बाकी पार्टीज ने नाम दिए हैं और जहां तक आपके नाम की बात है तो जो सवाल मेरा पहले भी था आपसे कि आप लोगों ने इसाक डार के नाम को तजवीज़ किया? देखिए, बिल्कुल नाम जो है वो एक दूसरे से शेयर किए जा रहे हैं और सारी जमातें एक दूसरे से मुशावरत में हैं। हमने अपनी 5 रुकनी कमेटी बना दी है। अच्छा। और वो दीगर जो कोalition की जमातें हैं उनके साथ जो उनकी कमेटीज होंगी उनके साथ मिल बैठ के जो है वो इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप जो है वो कर रहे हैं। और बिल्कुल जो अभी नाम है वो तो अभी जमात जो है वो दे रही है, उसके ऊपर फीडबैक एक दूसरे से लिया जा रहा है। अच्छा। तो ये प्रोसेस तो अभी जारी है जब तक एक फाइनल कंसेंसस की तरफ सारी जमातें नहीं बढ़ती। तो ये जो आइन की शिक 230 में आप लोग तरमीम करना चाहते हैं, इसकी बेसिक वजह क्या है?
देखिए, बात यह है कि मुल्क इस वक्त एक मुश्किल माशी सूरत हाल से गुजर रहा है और अभी हम एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट के अंदर हैं जिसके अंदर क्वार्टरली रिव्यूज होने। तो बेसिक जो मकसद या जो मुद्दा जो डिस्कस किया जा रहा है, जो जेर बहस है, वो ये है कि अगर 90 दिन के लिए केयर टेकर हुकूमत आती है, 60 से 90 दिन के अंदर, जब तक इलेक्शन कमीशन अपनी डेट अनाउंस करता है, तो तब इलेक्शन की डेट फाइनल वाजे होगी कौम को कि कब है। लेकिन तब तक अगर मुल्क की मईशत के लिए कोई अगर अहम फैसले करने पड़े तो वो उस चीज की स्पेस जो है वो केयर टेकर हुकूमत के पास अवेलेबल हो। तो फिर तो केयर टेकर सेटअप में ऐसा ही नाम होना चाहिए जैसे कि साथ डाट टाइप लोग हैं, ताकि वो जो मुशावरा या जो डीलिंग उन्होंने IMF से की है उसी डीलिंग को वही आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर कोई और नाम होगा या कोई और शख्स होगा तो वो नेगोशिएशन उस तरह नहीं कर सकेगा, अगर ये तरमीम आप लोग कर रहे हैं तो। देखें, बिल्कुल ये अभी तरमीम हो रही है या नहीं हो रही, ये फाइनल अभी इसका हमें पता चलेगा। ये जेर बहस है, जेर गौर है और इसके ऊपर गौर हो रहा है। और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जो अगर माशी केयर टेकर, माशी एक्सपर्ट केयर टेकर सेटअप के अंदर अगर एक सरबराही की पोजीशन में आता है तो उससे मुल्क को इस वक्त करंट शायद जरूरत भी इसी चीज की है कि जो बातचीत IMF से बेहतर तरीके से कर सके, जो इन चीजों को समझता हो और एक तसलसल कैरी हो। तो इन सारी चीजों को देखें, हर जमात का अपना जाविया है और हर जमात उस जाविये से मुल्क की बेहतरी के लिए सोच रही है और इसके अंदर अभी ये सारे मामलात अभी अंडर डिस्कशन है और फाइनल कोई शक्ल अभी इसके अंदर अभी तक इख्तियार नहीं हुई कि किस तरीके से मामलात आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे नुक्ते जेरे बहस हैं। वैसे मुस्लिम लीग नून क्या चाहती है, वक्त पर यानी कि 90 रोज में इलेक्शन हो, या एक तजवीज़ जो पीपल्स पार्टी की तरफ से आई थी कि वक्त से पहले असम्बली डिसॉल्व की जाए, जिसपे वज़ीर आज़म ने कहा कि हम तो वक्त पर ही असम्बली डिसॉल्व करेंगे, पहले क्यों करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी चाहती है कि 60 रोज में हो। तो उस पर आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? देखें, ये भी जो फैसला है कोalition ने करना है। ये फैसला PMLN का नहीं है, तो जाहिर सी बात है इन जमातों के साथ मुशावरत करके होगी। लेकिन अगर पहले डिसॉल्व हो जाती है तो उसमें ये लाजमी नहीं है कि 90 दिन के बाद इलेक्शन हो, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने। और हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है 61st डे या 62 दिनों के बाद या 64 दिनों के बाद इलेक्शन करा दे। ये तो इख्तियार मुस्लिम लीग नून क्या चाहती है, मैं चाह रही हूँ आप लोगों का मौक़िफ़ है, आप लोग क्या चाहते हैं? PMLN का मौक़िफ़ ये है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन को 30 दिन का एक विंडो फराहम कर दें फालतू के, वो इलेक्शन की तैयारियां बेहतर तरीके से कर दें, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो लेकिन फैसला उन्हीं के पास होगा कि उन्होंने वो एक्स्ट्रा जो 30 डेज हैं, 60 से 30 डेज एक्स्ट्रा अगर मिल जाए उनको, कि उसका इस्तेमाल उन्होंने करना है नहीं करना, वो भी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। तो उनको वो ऑप्शन देना, कोई इतनी इसमें कोई फर्क नहीं है कि 60 दिन हो या 90 दिन हो। तो हम तो नवंबर में इलेक्शन देख रहे हैं। ओह अच्छा, ये बताएं कि आपकी इत्तेहादी जमातें, जो बड़ी इत्तेहादी जमातें हैं, JUI हो या MQM हो, उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे इस बात पर कि दुबई में कुछ मीटिंग्स हुई जिसमें अहम इन्हीं चीज़ों के बारे में जो शुरू में मैंने आपसे डिस्कस की, बाकायदा मुशावरत की गई मियाँ नवाज शरीफ से, जिसमें ना MQM को शामिल किया गया, ना JUI को शामिल किया गया। मौलाना फजल रहमान ने शदीद नाराज़गी का इजहार भी किया इस बात पर। तो अब उन लोगों की तमाम नाराज़गियाँ दूर हो गई? बिल्कुल, उनसे जो है वो मुशावरत का अमल जो है वो हो चुका है और JUIF से भी और MQM से भी जो है वो राब्ते कायम हैं। और अब तो हर एक से तजावीज़ दी जा रही हैं कि नंबर 1 असेंबली कब डिसॉल्व होनी है और केयर टेकर का जो सेटअप है उसके अंदर उनसे हर जमात से उनकी राय ली जाए। अच्छा देखिए, टाइम बहुत कम रह गया राना साहब, 2 हफ्ते, तो इन 2-2.5 हफ्तों में क्या ये मुशावरत कंप्लीट हो जाएगी? सब कुछ तय पा जाएगा। 2-2.5 हफ्ते बहुत काफी टाइम होता है। वक्त आने से पहले जब जो है ये चीजें सेटल हो जाएंगी बगैर किसी मसले के। देखें, ये भी एक रिकॉर्ड है कि ये कोalition हुकूमत जो है, इसने इतनी बड़ी कोalition हुकूमत ने बड़े पुरअमन तरीके से एक दूसरे को इज्जत दे के मुल्क के मफाद के लिए काम किया। तो ये मामला भी जो है, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है जो सेटल ना हो पाए। ये भी सेटल एक अच्छे तरीके से हो जाएगा आने वाले चंद दिनों के अंदर। और मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से क्या खबरें हैं? क्योंकि हमने सुना कि मियाँ साहब आ जाएंगे इलेक्शन से पहले, अगर उनको जेल बिताना पड़ा तब भी वो जाएंगे। तो क्या ऐसी कोई मुशावरत हुई है अंदर पार्टी के अंदर? देखें, जिस चीज के ऊपर एक वाज़ेह कंसेंसस है जमात के अंदर,
अगर डेट अभी तक तो नहीं आई। अच्छा। लेकिन वो वाज़ेह कंसेंसस इस चीज के ऊपर है कि मियां साहब इलेक्शन की कैंपेन जो है वो लीड करेंगे। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो वो चौथी दफा के वजीर आजम हो। तो वो कानूनी माहिरीन की मुशावरत इस हवाले से हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है उनको सजा हुई है, तो वो आएंगे तो क्या जेल जाएंगे या फिर कोई ऐसा कानून जिसके तहत उनको थोड़ा रिलीफ मिल सके? देखें, अगर न्यूट्रल सूरत हाल हुई जो मुनसिफ है वहाँ अगर न्यूट्रलिटी बरकरार रही तो ये बोगस केसेस जो हैं एक आधे दिन की मार है। अच्छा। तो लीगल टीम जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर तैयारी करे बैठी है। और अगर अगर जिस तरह की अभी जो डिवाइड चल रही है हाँ। उसके अंदर तो बड़ा क्लियर है कि जो हालात हैं वो किस तरफ झुकाव किस तरफ है। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा थ्रू आउट नहीं रहेगा। ये बोगस केसेस का जो इख्तिताम है वो यही होगा कि ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राना एहसान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब सियासी सूरत हाल देखते हैं कि ये आशूर के बाद किस तरीके से अनफोल्ड होती है निगरान सेटअप, जिसके लिए 2.5 हफ्ते रह गए, मुशावरत किस तरीके से होती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं अब कोर्ट की खबर में। आज तोशा खाना केस में क्या हुआ, और ख़ास तौर पर तोशा खाना केस जो है वो इख्तितामी मराहिल में भी दाखिल हो गया है, तो वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। जज हुमायूं दिलावर की अदालत में आज क्या कुछ हुआ, तो ज़रा हम उस पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे और हम उनसे सारी सूरत हाल पर बात भी करेंगे। तोशा खाना केस जिसमें ये कहा जा रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ उनको उस पर सज़ा भी हो सकती है। जज हुमायूं दिलावर ने जो कुछ आज कहा, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा कि जज ने कि मुझे भी इंसाफ चाहिए। हुमायूं दिलावर और ऐसे सब के सामने ये फेसबुक पोस्ट के कागजात लहराए गए, जज ने ये भी कहा। और हुमायूं दिलावर उन्होंने भी कहा कि कोई किसी के लिए जज नहीं बन सकता, मुझे भी इंसाफ चाहिए। हुमायूं दिलावर ने कहा कि वकील ख्वाजा हारिस के दरमियान ये मुकालमा जो था ये सामने आया है। एहतशाम हमारे साथ हैं और इमरान वसीम हमारे नुमाइंदा खुसूसी भी हमारे साथ हैं। हम दोनों नुमाइंदगान को इसमें शामिल करेंगे। इमरान, सबसे पहले आप बताइए क्या कुछ हुआ आज की समाअत में, और आज मुकालमाबाजी क्या हुई वकील ख्वाजा हारिस में, और जज ने क्या कहा उनसे? ठीक है, इमरान वसीम से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। तोशा खाना केस जो इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया है, गुज़िश्ता समाअत में जो जिरा मुकम्मल नहीं हो सकी थी, आज उसमें क्या हुआ, ख़ास तौर पर जो मुकालमा हुआ वो बड़ा दिलचस्प रहा, जिस पर जज हुमायूं दिलावर ने वकील ख्वाजा हारिस को जो गुज़िश्ता समाअत का फ़ैसला था उसको पढ़ने की न सिर्फ हिदायत की, और वकील ख्वाजा हारिस ने उस पर यह कहा कि जो आपने फ़ैसले में लिखा तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। इमरान वसीम, बताइएगा क्या कुछ हुआ आज की समाअत में? आज की अदालती कार्रवाई में जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो जज हुमायूं दिलावर की अदालत में पेश हुए हैं। हफ्ते के रोज़ ये ऑर्डर किया गया था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाना है चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, तो कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की पेशी के बाद वो यहाँ भी पेश हों। तो आज जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है वो जज दिलावर हुमायूं की अदालत में पेश हुए हैं, अपनी हाज़िरी लगवाई है और वहाँ से फिर वो चले गए। लेकिन इस दौरान जब तक वो कमरा अदालत में रहे तो कोई वहाँ पर कोई माहौल अच्छा नहीं रहा, नाखुशगवार सा माहौल रहा, हुल्लड़बाजी भी, नारेबाजी भी और कुछ नाखुशगवार सा माहौल रहा। और जब वकला की जानिब से नारेबाजी की गई कमरे अदालत में, तो उसके बाद तो फिर जो जज साहब थे उन्होंने मुखातिब हुए साबिक अपना चेयरमैन तहरीक इंसाफ से और उनसे कहा कि ये क्या कंडक्ट इसी तरीके से होता है अदालत में पेश होने का, आप दूसरी अदालतों में पेश होते हैं, क्या वहाँ पर भी इसी तरह का रवैया रखा जाता है? तो फिर पीटीआई के जो चेयरमैन थे उनकी जानिब से जो वकला की जानिब से जो नाखुशगवार जो रवैया जिस तरह से रवा रखा गया मौजूद जज के साथ और अदालत में जिस तरह से नारेबाजी की गई, उस पर उन वकला को जो है वो अदालत से बाहर जाने का कहा गया और माजरत भी की चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने। लेकिन जो वकला थे पीटीआई के, उनकी जानिब से कहा गया कि देखें हम हाई कोर्ट से रिज्यू कर चुके हैं और जब तक हाई कोर्ट में इस मामले का यानी इस अदालत के खिलाफ जो अपील वो कर चुके हैं हाई कोर्ट में, उस पर फैसला नहीं हो जाता, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर केस को आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन बहरहाल आज भी ख्वाजा हारिस साहब ने एक और मुतफरिक दरख्वास्त दायर की और उनकी जानिब से एक तो जो 21 और 22 जुलाई के हुक्मनामे थे उन पे एतराज़ उठाया गया और जज की रिक्यूजल यानी हुमायूं दिलावर साहब जो हैं ये मुकदमा ना सुने, इस पर भी उन्होंने आज तहरीरी तौर पर एक मरतबा फिर
दरख्वास्त दायर की है, पहले भी दरख्वास्त दायर की थी लेकिन उसको रद्द कर दिया गया था। अब एक मरतबा नई दरख्वास्त दायर करके दोबारा से रिक्यूजल की दरख्वास्त की गई है। अच्छा, तो आज भी दरख्वास्त दायर की गई है। एहतशाम अब्बासी, जिस तरह हम बता रहे हैं अपने नाज़रीन को कि तेज़ी के साथ तोशाखाना केस आगे बढ़ रहा है, लगता क्या है इस केस का फैसला कब तक आ जाएगा? अजीब, पहले तो हम जैसे देख रहे थे कि केस बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब कुछ केस की जो तेज़ी है वो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं जो उन पर जो जरा हो रही है वो ही बड़ी लंबी हो गई है। अब कल की जो डेट पड़ी है अभी तक जो है उस पर जरा मुकम्मल नहीं हुई। अदालत में हम देख रहे हैं आज चेयरमैन PTI पेश हुए हैं। आज बड़ा एक दिलचस्प माहौल था, क्योंकि हुमायूं दिलावर जो है वो काफ़ी वक्त से कह रहे थे कि वो मेरी अदालत में पेश नहीं होते, और आज जो है चेयरमैन PTI आखिर अदालत के सामने पेश हो ही गए। उस दौरान जैसे इमरान वसीम साहब ने बताया कि एक नाखुशगवार वाक़या भी हुआ है, लेकिन उसमें देखा जाए तो अता तारड़ साहब की भी काफ़ी ऑडियोज लीक हुई हैं जिसमें वो अपने लोगों को कह रहे हैं कि वहाँ पर हम कम होते हैं, ज़्यादा लोग आएँ ताकि हम उन पर दबाव बढ़ा सकें। तो नज़र ऐसा आ रहा था कि ये दोनों तरफ से हुआ है, लेकिन जज साहब ने ज़्यादा जो गुस्सा निकाला है वो PTI के वकला पर, और अदालत से उनको बाहर भी निकाला गया। बाद में ख्वाजा आरिफ ने उस वाक़े पे माजरत की, और ख्वाजा आरिफ की जानिब से जो है दलाइल जारी हैं। कल तक समाअत मुलतवी हुई है, लेकिन केस की जो एक बड़ी स्पीड थी जो हम देख रहे थे वो उसमें वो तेज़ी नहीं रही, और नज़र आ रहा है कि ये केस अभी लंबा जाएगा और इसका फ़ैसला इतनी जल्दी नहीं आ सकता। जो वहाँ पर हमारे जैसे अता तारड़ साहब से हमारी बात हुई है तो वो भी उनका ये कहना था कि हमारी कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द इस केस का फ़ैसला हो। उन्होंने मीडिया टॉक भी किया और मीडिया टॉक में भी उन्होंने यही बताया। तो वहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो उस तरह से नहीं है जो पहले चल रहा था। अलबत्ता जो है केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी हुई है। ठीक है, तो शाम अब्बासी और इमरान वसीम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये है कि कल की समाअत में ये जो तोशाखाना केस है उसमें क्या कुछ रहता है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, फिर मजीद जो इशूज़ हैं उनको ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। स्टे वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क भर में जो बारिशें हैं, जो सैलाबी सूरत हाल है, ज़रा उस पर बात करेंगे। चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, KP हो, हर तरफ इस बारिशों ने और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी है। और हर तरफ जो हादसात हैं उनमें कई अफराद जो हैं, मुतादिद अफराद जो हैं वो अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। कराची में भी हमने आज देखा कि मूसलाधार बारिश हुई। अगर हम KP की बात करें तो वहाँ पर भी शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। कई घर तबाह हो गए, फसलें खड़ी थी वो तबाह हो गई, कई अफराद जाँ बहक हो गए हैं। बलूचिस्तान की भी यही सूरत हाल है, जो सैलाबी सूरत हाल की वजह से कई अफराद बेघर हो गए हैं और कई हादसात में मुतादिद अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। इसी पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोक पर्सन है PDM में KP तैमूर अली साहब, हमारे साथ मौजूद हैं PDM बलूचिस्तान से अमानुल्लाह रिंद साहब, और हमारे साथ नाजिया जबीन साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं PDM पंजाब के। लेकिन सबसे पहले हम KP की सूरत हाल जानेंगे जहाँ पर बदतरीन सैलाबी सूरत हाल है। तैमूर अली साहब बताइएगा क्या फिगर्स हैं, कितने अफराद जाँ बहक हुए हैं, कितने अफराद बेघर जो हैं वो लोग बेघर हो गए हैं, और क्या सूरत हाल है KP में? कि गुज़श्ता 2 दिनों की बारिशों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तेज बारिशों और लैंडस्लाइडिंग की वजह से 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 8 अफराद जख्मी हुए हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक सूबा भर में सैलाब और बारिशों से 78 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, जबकि 9 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हमने उनको मुतला कर दिया है, उनको हिदायत सेक्टर रिलीफ की जानिब से दे दी गई हैं कि जो इतने भी मुतासरीन हैं उनको फौरन उनके जो चेक्स हैं वो उनको रिलीज कर दिए जाएं। सूबाई हुकूमत की हिदायत पर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा ने बारिशों और सैलाब से मुतासरा अजला के लिए कल 60 मिलियन रुपए हमने जारी किए। ये बताएं तैमूर साहब कि ये अब जो लोग बेघर हो गए हैं उनके लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं आप लोग? इस तरह है कि कल हमने 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, चतराल अपर में और चतराल लोअर में, रिलीफ रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी ने उनकी DC की दरख्वास्त के ऊपर हमने इमरजेंसी डिक्लेयर की है 2 डिस्ट्रिक्ट में, चतराल अपर में और चतराल लोअर में। इसके साथ साथ हमने कल 60 मिलियन रुपए हमने जारी किए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। ये उनके लिए जो मुतासिरीन हुए हैं। आपके लिए, सुनने वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि मतलब जब सैलाबी रेला जब आया है चतराल अपर में या चतराल लोअर में, हमने पहले ही से हमने एवेक्यूएट कर लिया था लोगों को वहां से, तो वहां पर जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अलर्टनेस की वजह से रेस्क्यू 1112
और जितने भी मुतलका इदारे हैं उन्होंने पहले से ही वहाँ के लोगों को एवैक्यूएट कर लिया था, और वहाँ पर मतलब जितने भी मुतासिरीन हैं हम वहाँ पर उनको फूड आइटम दे रहे हैं। तैमूर साहब, आप कह रहे हैं कि आपने खास इंतजाम भी किए हैं, पैसे भी आप लोगों ने जारी किए हैं, देखते हैं अब क्या सूरत हाल रहती है। नाज़िर जबीन साहब, पंजाब की क्या सूरत हाल है? वहाँ पर दरिया बिफर गए हैं और काफ़ी इलाके ऐसे हैं पंजाब के जहाँ पर पानी आ गया है सैलाबी, वहाँ भी लोग बेघर हो गए हैं, क्या सूरत हाल है पंजाब की? जी, अभी मैं आपको अगर जो पंजाब की करंट सिचुएशन है उसके बारे में ब्रीफ करती चलूँ कि 24 से 30 जुलाई तक मानसून बारिशें जारी रहने का इम्कान है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि दरियाए रावी पे जो रिवर डैम थीन है वो तकरीबन 90% तक फुल हो चुका है। सही। इन दोनों फैक्टर, एक बारिश और दूसरा ये डैम फुल होने की वजह से दरियाए रावी और इसके इर्द गिर्द जो आबादी है वहाँ पे आने वाले दिनों में तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। और इसी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने कल से रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, और जो हमारे रेस्क्यू के 1112 ज़िला इंतज़ामिया और बाकी जो इदारे हैं उनको रेस्क्यू और लोगों को और माल मवेशियों को उनके महफूज मकामात तक पहुँचाने के लिए मुकम्मल प्लान का से आगाह कर दिया गया है, और वो उन हदायत के मुताबिक उस प्लान को पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीडीएमए ने ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए 144 का नफाज कर चुका है, जिसकी वजह से दरियाओं नदी नालों के करीब जाना, ये 144 का भी इनेकाद किया गया था कि लोग वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। पीडीएम पंजाब की जानिब से नाज़िया जमीन साहबा कह रही हैं, आप हमारे साथ रहिए। अमानुल्लाह साहब, बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है सैलाब और बारिशों के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने हमें लाइन पे लिया है। एंड डेफिनेटली हमारा जो मौक़िफ़ है वो हम आपको बिल्कुल अपना मौक़िफ़ देंगे कि इस वक्त पीडीएम बलूचिस्तान जो है ना, उनके पास क्या असेसमेंट है, एंड डेफिनेटली जो फॉरकास्टिंग हुई उस फॉरकास्टिंग पे हम कहाँ पे खड़े हैं, व्हाट आर द एक्शंस। तो इस वक्त देखें, हमने एक प्रेपरेटरी के हवाले से, प्रिपेयर्डनेस के हवाले से हमने पहला ये काम किया कि जी 2 महीने पहले जो है हमने अपने कंटीजेंसी प्लान बना के उसको गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से अप्रूव कराई, और फिर उसमें जो हमारी ज़रूरियात थी फॉर दिस मानसून कंटीजेंसी प्लान। ब्रदर, आपको याद है कि 2022 में जो डैमेजेस हुए थे और जिस तरीके से जो है इम्पैक्ट्स आए थे, उनसे जो एक लेसन हमने लर्न किया, उसमें ये किया कि जी हमने प्री स्टॉकिंग की तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, बलूचिस्तान के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने प्री स्टॉकिंग की फूड और NFI जो नॉन फूड आइटम्स हैं उनकी। सो दिस वाज द वन पार्ट। और उसके अलावा जो जितनी भी मशीनरी थी वो एट प्रोविंशियल लेवल, और उसी तरीके से जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, आपको ये पता होगा हमारा मैकेनिज्म ये है कि जी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनके भी मानसून कंटीजेंसी प्लान हमने बनवाए, और डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने एक कंटीजेंसी प्लान बना के उसमें वाजे जो है ना हर डिपार्टमेंट के अपने जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो डिफाइन कर दी गई। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी मशीनरी मौजूद है वो भी हमें उन्होंने पिक्चर किया कि जी ये मशीनरी हमारे के पास मौजूद है, और जो डेफिशिएंसी होगी डेफिनेटली पीडीएम बलूचिस्तान यहाँ प्रोविंशियल साइड से जो है उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। सो ये हमारा प्रिपेयरनेस था। देखिए, किसी भी आफत से निपटने के लिए जो एक की फैक्टर है दैट इज द प्रिपेयरनेस, तो वो तैयारी बिल्कुल हमने की है। और इस वक्त भी हमारे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जो मशीनरी है और फिर प्रोविंशियल लेवल पे जो मशीनरी है दैट इज प्लेस्ड, एंड डेफिनेटली कोई भी ऐसी नाकानी सूरत हाल बनती है तो उस पर हम इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमानुल्लाह साहब, पीडीएम बलूचिस्तान से, नाज़िया जबीन साहब, तैमूर अली साहब, केपी बलूचिस्तान, और हमने पंजाब की जो सूरत हाल है सैलाबी उस पर बात की। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही अफसोसनाक खबर पर बात करेंगे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इस्लामिया नामी जामा भावलपुर में शर्मनाक और दिल दहला देने वाला ड्रग स्कैंडल केस सामने आया, जहां भावलपुर पुलिस के मुताबिक एक एजाज शामा नामी यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी अफसर और उसका ग्रोह यूनिवर्सिटी में फहाशी की महफिल सजाने में मुलविस है। और भावलपुर पुलिस के मुहोश रबा इंकशाफात के मुताबिक ये गैंग
तालिबात को नशे की लत लगाकर उनका जिनसी इस्तेहसाल करता रहा है। जब पुलिस ने एजाज शाह को गिरफ्तार किया तो उसके मोबाइल से मुबैना तौर पर 5,500 नाजेबा वीडियोस और मंशियात बरामद हुई। दूसरी तरफ भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी कानूनी मुशीर ने पुलिस के इल्जामात को मनगढ़ंत करार दिया है। क्या सूरत हाल है? एक कमेटी बनाई गई, निगरां जो हुकूमत पंजाब है उसकी तरफ से भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, मुर्तज़ा नज़ीर। पहले हम जरा उनसे सूरत हाल जानते हैं। जी मुर्तज़ा, कहाँ तक पहुँचा है मामला? हाँ जी, देखें, सादा सी बात है, मंशियात के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जारी था। ठोस सबूतों की बुनियाद पर जो तालीमी इदारों में मंशियात का धंधा करने वाले जो ग्रोह थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तफ्तीश के दौरान जो है वो मोबाइल डाटा में जो है जब उसको खोला गया तो नाजेबा तस्वीर बरामद हो। अब जो है जो वाइस चांसलर साहब हैं वो दलाइल पर मबनी कोई बयान जो है वो नहीं दे रहे। शफाफ किस्म की इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। डीपीओ भावलपुर को मैं दाद दूंगा कि उन्होंने एक बेहतरीन किस्म की जो है वो कार्रवाई की है। जो ये मकरूह धंधा कर रहे थे तालीमी इदारों में, तालीमी इदारों का कद्दू जो है वो हल कर रहे थे। ठीक है चौधरी मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर अतर महबूब साहब जो कि वाइस चांसलर हैं इसी इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो एक स्कैंडल सामने आया कि एक शख्स सिक्योरिटी अफसर पकड़ा गया, उसके पास से मोबाइल से नाजेबा वीडियोस मिली, ये भी खबर चली कि ये मामला बहुत पेरिस यूनिवर्सिटी में चल रहे थे और तालिबात का इस्तेसाल भी किया जा रहा था। आप क्या मौक़िफ़ देंगे इस हवाले से? पहली बात तो ये है कि जब एक चीज़ का वजूद ही नहीं है ना, तो वो इल्म में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सरासर झूठी FIRs हैं और झूठा प्रोपेगेंडा है जो बिल्कुल फैब्रिकेटेड है, टोटल प्लांटेड एजेंडा के तहत। इसके पीछे जो अनासिर हैं, हमारी जो सरकारी एजेंसीज हैं वो इनको अभी बेनकाब करने में लगी हुई हैं। वो सिरे तक दौड़ के पहुंच गए हैं और वो अनासिर बेनकाब हो गए जिन्होंने ये मजमूम साजिश की थी अपनी मुख्तलिफ तरह की जो अना या दीगर और जो होती हैं उनको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में 65,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जिनमें 27,000 से ज़्यादा तालिबात हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।